सपने वो नहीं होते जो सोते रातों को आती है। बच्चों सुनना जरा गौर से, सपने वो नहीं होते जो सोते रातों को आती है, बल्कि सपने वो होते हैं जो कि हमें कभी सोने ही ना देती है। ठीक है ना। स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी। क्लास 8 की एनसीईआरटी, इससे पहले क्लास 7 की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी हो चुकी है। एनसीईआरटी के 6 से लेके 12 तक की ये श्रृंखला चल रही है, जिसमें क्लास 6 और क्लास 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी हिस्ट्री में इन हिंदी लाइन बाय लाइन। क्योंकि सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन होता है कि देखिए अब बहुत सारे क्लासेस है यूट्यूब पे भी अवेलेबल, मगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का बहुत कम है। सारे लोग कंसेप्ट समझाते हैं, कंसेप्ट कंसेप्ट हमेशा कंसेप्ट, लेकिन आपको क्या कंसेप्ट समझने से क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका पीटी में? कंसेप्ट समझने से आप लोग का मेंस का आंसर राइटिंग में अच्छा होगा, लेकिन क्या पीटी कर पाओगे आप लोग कॉन्सेप्ट से? नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट में और लाइन बाय लाइन में बहुत डिफरेंस होता है। हम जो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो लैंग्वेज का यूज करते हैं ना बच्चों, वो लैंग्वेज हमारी इजी होती है, मगर जो पीटी में क्वेश्चन उठा के लाइन बाय लाइन पूछता है ना, वो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है हमारे लिए, अगर हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़े होते हैं तो। ठीक है ना। तो उन बच्चों को जिनको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पढ़ने के बाद समझ में नहीं आती है, उन सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस कक्षा में, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी पूरे लाइन बाय लाइन कवर करते हैं, साथ में नोट्स बनाते हैं, और क्या करते हैं, पूरी तरीके से एकदम सिंपल वे में ए टू जेड जितने भी पॉइंट दी हुई है एनसीईआरटी का पूरा पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं। तो यही श्रृंखला हमारी चलती रहती है, और ये श्रृंखला हमारी तब तक चलेगी जब तक 6 से लेकर 12 तक पूरी कंप्लीट ना हो जाए हिस्ट्री। हिस्ट्री कंप्लीट होते ही दूसरे सब्जेक्ट पे हम लोग आएंगे, और इसी तरीके से आपको ए टू जेड लाइन बाय लाइन समझाते चलेंगे। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगता होगा ये क्लासेस। तो अगर अच्छा लगता है ना, तो बस लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियोस डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, जितने क्लासेस हमने कर लिया है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ समझ लेते हैं। समझने के व्यय में हम ये बता रहे हैं कि एक क्लासेस कंप्लीट करते चलो और समझ में ना आए तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। ठीक है ना। क्लास 6 में हम लोगों ने जो भी पढ़ा, ठीक है ना, जो भी हमने पूरे क्लास 6 में पढ़ा, उसको और कुछ नहीं बल्कि सिंपल वे में कहा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्राचीन इतिहास को पढ़ा हमने। क्लास 6 में हमने जितना भी पढ़ा सब प्राचीन ही तो पढ़ा, प्राचीन इतिहास को हमने पढ़ा। फिर क्लास 7 में हम लोग एंट्री किया, क्लास 7 में जितना भी हमने पढ़ा वो सब मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा। ठीक है ना। अब हम लोग कर चुके हैं क्लास 8 में इंटर, और क्लास 8 में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप सबको पता है कि आपका क्या कहते हैं, मेंस में सीधा सीधा दिया हुआ है सिलेबस में कि मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग का क्या है, सिलेबस है यूपीएससी का। ठीक है ना। और खासकर पीटी में भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और जो भी बच्चे स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन काफी मात्रा में आ जाती है। तो थोड़ा सा हम लोग सार जान लेते हैं कि क्या क्या हमने जाना था। क्या कि 20 लाख वर्ष पहले, ये आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया है, 20 लाख वर्ष पहले जब स्टार्ट हुई थी, तो 20 लाख वर्ष से लेके और 4700 वर्ष पूर्व में पढ़ा था हमने। ठीक है, 4700 वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले में हमने क्या पढ़ा था कि पाषाण युग में बांटा था हमने पूरे इतिहास को। और पाषाण युग को हमने क्या क्या कहा था कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा लघु पाषाण। उसके बाद जब 47,000 वर्ष पहले आए हम लोग, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। फिर आई 1500 से लेके 1000 की बारी, उसमें हमने वैदिक पीरियड को पढ़ा। फिर आई 3000 बीसी की, तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि महापाषाण के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो आई 2500 की बारी, तो हमने पढ़ा जनपद के बारे में। फिर जनपद के बाद 300 की बारी आई, तो हमने क्या पढ़ा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। उसके बाद जब ये 750 आया, क्या बच्चों, 750 से लेके 1750 के बीच में हम पढ़े, उसमें और कुछ नहीं बल्कि पूरा 7th क्लास, और इसको कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है ना। मध्यकाल, मध्यकाल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब 1750 से लेके 1950 तक जो भी हम लोग पढ़ेंगे, 1949 तक, 1950 तक या अब तक, वो सब हमारी क्या हो जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है ना। वो सब हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को पढ़ना ही है, एकदम शिद्दत के साथ पढ़ना है। ठीक है ना। और एकदम दिल के साथ पढ़ना है, एकदम तैयारी कर लेना अच्छी तरीके से। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कब, कैसे और कहाँ। ठीक है ना। कैसे, कब और कहाँ। हमने पहला चैप्टर 6 में पढ़ा था कि कब, कहाँ और कैसे, यही पढ़ा था ना, कब, कहाँ और कैसे। और यहाँ पर है कैसे, कब और कहाँ, यानी किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कैसे और कब हुआ अवधि। ठीक है ना। और कहाँ पे हुआ, इसके बारे में, किसकी पीरियड,
किसकी, ब्रिटिश पीरियड, ठीक है ना। एक बात बताइए आप लोग, जो ब्रिटिश लोग आए थे उन्होंने हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था उन्हें अपनी पुस्तक के हिसाब से, ठीक है ना। जेम्स मिल के बारे में भी पढ़ने वाले, अवधियों के बारे में जेम्स मिल ही बताएगा, ठीक है ना। जेम्स मिल नाम का क्या था, एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने, उसका बुक क्या था, चलो हम थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। जेम्स मिल आए थे जिनका बुक था, उनके बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, पूरी इंडिया को 3 भागों में बांटा। सबसे पहला जो शासक था उसने कहा कि सबसे पहले हिंदू का शासन था, उसके बाद जो शासन आई उसके बाद वो मुस्लिम का शासन आई, ठीक है ना, उन्होंने मुस्लिम में बांट दिया। फिर जो शासन आई उसने कहा कि अब जो शासन है वो ब्रिटिश का शासन है, ठीक है ना। इस हिसाब से उन्होंने 3 भागों में क्या बांटा था, अपने इंडिया को बांट दिया था। और उन्हें उसने पता है तर्क क्या दिया था, तर्क यह दिया था कि जो भी एशियाई समाज है उसमें सभ्यता नहीं है, सभ्यता पीछे है, और जो यूरोप के समाज है उसमें काफ़ी ज़्यादा सभ्यता है, और अब हम क्या बनाएंगे, इसको भी सभ्य बनाएंगे, ठीक है ना, सभ्य बनाएंगे, सभ्यता इसमें नहीं है। ये लोग ऐसे ही मतलब एक हिसाब से उन्होंने हमें क्या समझा था, कमजोर समझा था, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। कह रहा है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों को जादू में ही खो जाते थे, बीसी और एडी में कोई भी खो जाएगा, हम लोग भी खो गए थे, ठीक है, लेकिन अब समझे तब तो समझ में आया है ना। कब किस राजा की ताजोपेशी हुई, जब वह कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों में गर्मागर्म बहसें चलती थी। आज आम समझ के हिसाब से इतिहास के तारीखों का पर्याय मानना था कि आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इतिहास बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखों ही रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में धारणा यह सही है? एक बात बताइए आप मुझे, क्या ऐसा कहा जाता है कि इतिहास बहुत उबाऊ है, बस तारीखों को रटते जाओ, याद तो होने वाला नहीं है? अब एक बात बताओ, जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानोगे, जब तक आप इतिहास नहीं जानोगे, आप कहानी कैसे आगे बढ़ाओगे? इतिहास समझो, इतिहास को फील करो, और इतिहास के तारीखों को रटो मत। इतिहास की तारीखें तो ऐसी होती है जो बिना याद किए ही याद हो जाती है, कभी याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इतिहास में एक पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट है जिसमें ब्रिटिश आया और शासन किया और चला गया, कोई पॉइंट है क्या? नहीं ना, एक लंबी काल अवधि है, 200 वर्ष की बात है, ठीक है ना, एक दो दिन की नहीं है जो हम इतिहास के टाइम को याद कर लेंगे। अब एक बात बताइए, 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, पूरा 1857 का कोई एक दिन था क्या जो हम इस दिन को रटेंगे? नहीं ना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग इतिहास की तारीखों को रटेंगे नहीं, बल्कि इतिहास की तारीखों को समझेंगे, उसको फील करेंगे, क्या हुआ था, आखिर कैसे हुआ था, ठीक है ना। इनमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होती है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत की चीज़ें किस तरह की थी और इसमें क्या बदलाव आए। आज हम अतीत के वर्तमान की तुलना करने पर समय का ज़िक्र करने लगे हैं। पहले और बाद की बात है। मतलब समझिए, अब हम लोग क्या कहते हैं, ईस्वी, है ना, ईसा पूर्व हिंदी में, ठीक है ना, इसको कहते हैं एडी, इसको कहा जाता है बीसी या फिर बीसीई, ठीक है ना। इस हिसाब से हम लोग बांट लेते हैं तारीखों में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग तर्क समझ लेते हैं, जैसे कि हमने बताया कि हिंदू और मुस्लिम, उन्होंने कहा था कि जेम्स मिल, अच्छा जेम्स मिल के बारे में आगे पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है ना। देखते रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल उठाते हैं। हर चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभ एवं क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं कि ऐसे सवाल पूछे जो वाकई में इतिहास के होते थे। किसी व्यक्ति के सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देख आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। अच्छा, सबसे पहले वह कौन सी चाय है जिसको जीआई टैग मिला गया? आप लोग कमेंट करके बताओगे। चाय की बात है, तो चाय वाला क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, ठीक है ना। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा? जब भी रेलवे का निर्माण शुरू हुआ था, जब रेलवे का निर्माण हो रहा था, तभी तो किसके बारे में, हड़प्पा की ईंटों का मतलब देख हुआ था, ठीक है ना। तभी तो हड़प्पा की मतलब पे बोल खुली थी, हमने पहले क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती होगी। सच में
मतलब पहले लेटर पत्र वगैरह था, ठीक है ना। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय का हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि कई बार तो इसको अवधि या फिर तारीखों से वाक़ई गलत होता है, जो समय लंबे समय तक चलती आ रही है। भारत के लोगों ने अचानक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया था। इसका अब एक बात बताइए, एक दिन में क्या चाय की अचानक मतलब शुरुआत हुई होगी? एक दिन में कोई एक पॉइंट टाइम होगा जिसमें चाय एकदम अचानक लोग पीना शुरू कर दिए, सुबह में उठो चाय पियो, ऐसा होता है? नहीं ना। धीरे-धीरे ही चलती, स्वाद धीरे-धीरे उनके ज़ुबान पर चढ़ा होगा, इस तरह मतलब इसी तरह की ये प्रक्रिया ये समझा रहा है कि आपस में कैसे एक दिन की शुरुआत हुई होगी, कैसे हुआ होगा ये सब, ठीक है ना? कौन-सी तारीख थी वो, किस तरीके से हम उसको पता लगा सकते हैं, यही सब कहानी उनके मन में चल रहा है, ठीक है ना? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द-गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते, वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन के विषय विषय बदल जाता तो हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखने की हरेक गवर्नर जनरल के शासनकाल महत्वपूर्ण था। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग-अलग अध्यायों पर हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग एवं वेलेज़ली बेंटिंक डलहौजी के हिसाब से इस तरीके से उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मतलब एक रूप से माना जाए तो किसी एक का कहानी नहीं था, कहीं से शुरू होता था, कहीं पे समापन, ठीक है ना। कह रहा है पुराने ज़माने में पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में, चलिए थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं, एक्चुअली हमें समझ में तो आ नहीं रही है, ठीक है। बड़ा करके थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पुराने विज्ञापनों से हमें समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां बदलने लगी। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। 1922 में क्या लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया? यह विज्ञान की बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। इस तस्वीर के पीछे की तरह एक महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन यानी कि रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार अर्थर, घोड़े पर बैठा हुआ राजकुमार अर्थर का ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई है। मतलब राजकुमार जो ऑफ थे ना, उसको ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी पदवी दी हुई है ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, यही महल है, ठीक है ना। और विक्टोरिया और उनकी क्या है, उनका पुत्र है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी छोटा है, हमें शो नहीं हो रहा है ना। चलिए, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखेटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों एवं वर्गों की गतिविधियों पर किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं? यानी कहा जाता है कि जो इतिहास यहाँ पे लिखा जा रहा है, मतलब बड़े बड़े दिनों में, क्या हम उसको छोटे छोटे करके नहीं लिख सकते? जरूरी थोड़ी ना कि इतना वो करना, ठीक है ना। बस यही कहानी यहाँ पे दी हुई है, आगे देखते हैं। जब हम इतिहास या फिर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको हम टुकड़ों में क्यों अध्ययन करते हैं? ताकि यह हर अध्याय में कुछ क्या हो, सामंजस्य रहे। इसके मकसद छोटा क्यों हो जा रहा है, हाँ। इसके मकसद कहानी के इस तरह से सामने लाना है कि उसे आसान भाषा में समझाया जा सके। अब बताइए, कोई भी कहानी हम लिखते हैं उसको छोटा छोटा में तोड़ देते हैं ताकि बस जो कहानी है ना पिछला भी इसमें जुड़ सके और समझ में आ सके। नहीं तो पता चला ये कहीं और जाएगा, ये कहीं और जाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। बस इसी घटनाओं को महत्वपूर्ण समझने के लिए इसमें तिथियां जोड़ दी जाती है, ठीक है ना, जो कि अवधियों के रूप में मतलब प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग 1973 में भारत का पहले गवर्नर जनरल बने। कब? 1973 में, सॉरी 1773 में। देखिए मैं 1973 बोल रही हूँ इसको, ठीक है ना। क्या 1773 में पहले गवर्नर जनरल भारत का कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग। इतिहास की किताब में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों एवं गौरवगाथाओं की तस्वीरें तथा उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था, ठीक है ना, इतिहास में। आगे देखते हैं।
हम अवधियों कैसे तय करते हैं, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ से हमारा क्या होता है, कहानी शुरू हो जाता है। अभी तक हम लोग सार समझ रहे थे। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रतिपादन किया। क्या? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना, यानी कि ब्रिटिश का इतिहास नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा, यानी कि उन्होंने कहा कि 3 लोगों के इतिहास में भारत को बांटा, हिंदू का, सेकेंड मुस्लिम का और थर्ड ब्रिटिश का, अपना धर्म नहीं, ठीक है ना। इन 3 काल खंडों में बांटा था। काल खंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? अब एक बात बताइए, पहले हिंदू था, उसके बाद मुस्लिम था, उसके बाद मतलब ब्रिटिश था। मुख्य रूप से मध्यकाल में तो मोमडन लोग का ज्यादा शासक चलने लगे, लेकिन मध्यकाल में मोमडन लोग का अगर ज्यादा शासक चलता था तो उस बीच में और भी तो कास्ट के लोग शासन किए थे ना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम देखा जाए तो इन्होंने जो बंटवारा किया था उसको हम सही नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की हासिल उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम उसे बांट सकते हैं। जैसे हिंदू के लिए पूरा प्राचीन इतिहास को हम पढ़ेंगे, इसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग बांट देते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाता है। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है, ठीक है ना। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज असभ्य के मामले में यूरोप से पीछे है, मतलब सभ्यता के मामले में जो जितने भी मतलब एशियाई समाज है वो क्या है, असभ्य है यूरोप से, ठीक है ना। वो उनका ये कहना था, क्योंकि मतलब एशियाई समाज में जानते सिर्फ भारत ही नहीं है, और भी आ गया ना, ठीक है। इतिहास की उनकी साझेदारी थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का ही राज चल रहा था। तानाशाह मतलब कहता है यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम आपस में क्या होते थे, लड़ते थे, ठीक है ना। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक एवं जातिगत बंधनों तथा अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यानी कि समझा जाए तो यहाँ पे चारों तरफ क्या था, कोई भी एकता नहीं थी। यहाँ पे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग आपस में क्या कट मरने को तैयार थे, आपस में लड़ते ही थे। और वो कहते थे कि हम जाति जाति जाति, मतलब जाति को लेके, धर्म को लेके ज्यादा ही यहाँ पे उखाड़ पछाड़ हो रहा था, ठीक है ना। इस हिसाब से ये कहते हैं। मिल की राय ब्रिटिश शासन में भारत को सभ्य बनाना था। मतलब अब जेम्स मिल की राय समझ लीजिए, क्या ये सोचता था कि हम भारत को क्या बनाएंगे, सभ्य बनाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से एक एक पॉइंट जो उठ रहा है ना, ये सब लिखते ही रहिएगा, ठीक है ना। मेंस आंसर राइटिंग में काफी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा हम पेन को कर लेते हैं क्या, पतला, क्योंकि पेन हो गया काफी मोटा, ठीक है ना। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं एवं कानूनों को लागू किया जाए। यानी कि जो इनका अपनी संस्कृति था उनको छोड़ के अब क्या किया जाए कि जो यूरोप की कला था, यूरोप का आर्ट था, यूरोप की एजुकेशन थी, साथ में यूरोप का जो शिक्षा था उसको क्या किया जाए, मतलब मुख्य रूप से लागू कर दिया जाए। मिल ने तो यहाँ तक का झुकाव दिया कि अंग्रेजी भारत को एक सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान की जा सके। इनका कहना था कि जो अंग्रेज लोग हैं ना, वो पूरे भारतीय भूभाग पर अपना शासन चला ले, ठीक है ना। पूरे भूभाग पर वो क्या करे, अपना ही शासन चलाए, ताकि जो यहाँ के जनता है ना उनको एक सुखमय जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं की जा सकती। उनका मानना था कि जो इंग्लिश मैन है वो अगर हेल्प नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की क्या होगी, प्रगति नहीं होगी, प्रगति क्या होगी, रुकी रह जाएगी, ठीक है ना। इतिहास के इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्य का प्रतीक था। मतलब ये इनका कहना था कि जो इंग्लिश शासन है ना, जो इंग्लिश मैन है वो प्रगति पर है और क्या है, काफी ज्यादा सभ्य है। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, यानी कि जो इंग्लिश मैन है इससे पहले टोटल एकदम अंधकार था इंडिया में। मतलब अंधकार मतलब अंधा वाला अंधकार नहीं, ठीक है ना। मतलब मुख्य रूप से माना जाए तो आपस में झगड़ा
धन यही सब, ठीक है ना, ये वाला। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? हम कैसे मान सकते हैं? अगर मान लो कि ऐसा ही था, तो फिर ब्रिटिश काल से पहले तो हमारी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा प्रगति और काफ़ी ज़्यादा मतलब तारीफ़ थी, सोना का चिड़िया कहलाता था, तभी तो आके ये लोग लूट के गए, ठीक है? तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये सब सच था? क्या इतिहास की किसी दौर को हिंदू-मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? चलते थे। किसी युग को केवल उसी समय के शासकों एवं धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? मतलब क्या ज़रूरत है जो हाँ तय कर दिया, अब यही क्वेश्चन सब इसमें पूछ रहा है, ठीक है ना? ये नोट्स वगैरह आप लोग बनाते रहिएगा ताकि आप लोग के लिए क्या हो जाए, थोड़ी-सी हेल्पफुल हो जाए और मुझे क्या हो जाए, थोड़ी-सी संतुष्टि हो जाए कि हाँ, चलो बच्चों दिल से पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन हम पूछे उसको कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है ना? आगे देखते हैं। अंग्रेजी सुझाव द्वारा किए गए वर्गीकरण का एक अलग ही हटकर इतिहास भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं, ठीक है ना? अब अंग्रेजी इतिहास नहीं, ठीक है ना? अंग्रेजी अंग्रेजी काल तो क्या था, हिंदू, मुस्लिम और क्या था, ब्रिटिश था। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हम इंडिया को प्राचीन, मध्यकालीन तथा क्या, आधुनिक, ठीक है ना? आधुनिक को हम लोग मॉडर्न लिखेंगे, ठीक है ना? हमने देखा था, बांटा था, ठीक है ना? आधुनिक काल में बांटकर देख देख सकते इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास के इन खंडों में बांटने की यह समझ समझ भी पश्चिमी से ही आई थी। पश्चिम में आधुनिक काल का विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास युग माना जाता है। उसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जो आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। अब ये कहा जाता है कि जो पश्चिम से लोग आए थे उन्होंने ही ये लोग ही सभ्यता लेके आए थे। पहले यहाँ पे कोई सभ्यता नहीं थी और ना ही यहाँ पे कोई सभ्यता थी, ठीक है ना? मुख्य रूप से अगर यहाँ पे सभ्यता नहीं थी तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या था आखिर, ठीक है ना? मतलब किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है, किस तरीके की एक नक्काशीदार सभ्यता थी वहाँ की, ठीक है ना? ये सब इसी अब इसमें कह रहा है स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, या मतलब यह छोड़िए औपनिवेशिक क्या होता है। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। आखिर औपनिवेशिक युग होता क्या है? औपनिवेशिक सुन तो लिया, औपनिवेशिक बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपनी शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चे को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद एवं निर्यात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल खेती कराई और इन कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया। आप ये जिन मतलब मुख्य रूप से अगर हम औपनिवेशिक का मतलब समझे तो इतना भाषण देने से अच्छा है कि अगर कोई देश ए है और ये देश बी है, ये ए देश क्या करेगा, अपना पूरी तरीके से मतलब इस देश पे जाके यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तीनों रूप से अपनी अपनी सत्ता जमा लेगा, ठीक है ना? और यहाँ पे आके मतलब पूरी खर्च भी अपना यहीं से चलाएगा, बशर्ते यहाँ पे आके दे देगा, ये अलग बात है, ठीक है ना? यहाँ पे इसको दे भेजेगा ये अलग बात है, लेकिन अपना खर्च यहीं से पूरी अपनी जितनी भी इसकी यूजफुल चीज़ें हैं सब इसी देश पे ही निर्भर रहेगा, इस देश पे नहीं, इस देश से कुछ नहीं, बस इसी के ऊपर आके अपना हर चीज़ से एक दबदबा बना लेता है, वही औपनिवेशिक कहलाता है। लेकिन जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों से देखिए प्रशासन अभिलेख तैयार करता था। अब चलिए इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन के द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन होता था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों का लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए यह निर्देश हर हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति जांच तथा साफ-साफ लिखने की ज़रूरत थी। ऐसा करने के बाद चीज़ें अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। उनका मानना ये था कि जो भी चीज़ लिखा रहेगा उसमें क्या होगा, अच्छी तरीके से अध्ययन हो सके, क्योंकि लिखा नहीं रहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहे, ऐसा भी तो हो सकता है कोई अपने मन से मिला के बोल दे उसको याद ना रहे तो, ठीक है ना? इसी समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी एवं प्रतिपादन आधारित संस्कृति पैदा हुई थी। अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सब अपने रिकॉर्ड रूम
में होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसको हम आर्काइव कहते हैं, ठीक है ना, आर्काइव और संग्रहालय की संस्थान भी बना दिए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा को दूसरी शाखा के पास भेजे गए तथा पत्रों और ज्ञापनों को अपने आज भी अभिलेखागारों में देखा जा सकता है। जहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स एवं रिपोर्ट को, मतलब वो क्या, एक भवन में, हर एक भवन में एक ऐसी लेखागार जरूर बना देते थे जहाँ पे पुरानी चीजें स्टोर करके रखा जाए, ताकि वो आने वाले भविष्य में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम उठा के ले आए हैं। गृह विभाग में भेजी गई रिपोर्ट क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा उठा के ले आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय सेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार है। कैसे? बम्बई के बारे में, ठीक है ना, बम्बई। इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ली है। शाही नौकर जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर नहीं है। कराची में क्या था कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक की निगरानी में आ चुके हैं। विशाखापट्टनम की क्या थी कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और यही हिंसा नहीं है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात किए गए हैं। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ इसको नोट्स बना लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आप लोग को बता दें कि सुलेखन बीस आखिर क्या होता था। आपको इतना हम बता दिए कि जब जेम्स मिल आए और ब्रिटिश ऑफ इंडिया उन्होंने रचना किया और बताया कि कैसे हिंदू में, मुस्लिम में और क्या था, ब्रिटिश में हमारा इंडिया विभाजित था, ठीक है ना। और क्या था, हिंदू और मॉडर्न, यहाँ पे कोई भी क्या थी, सभ्यता नहीं थी। ब्रिटिश काल में सभ्यता थी, वो मानते थे, उनके मानने के हिसाब से हम बता रहे, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश काल में उनको सभ्यता थी, वो आएंगे तभी इसको सभ्य कर पाएंगे, वरना ये सभ्य नहीं हो पाएगा। और इनका कहना था कि ये लोग आपस में जातीयता के और भाषाई में जो भी हो, लेकिन इन लोग आपस में क्या होते हैं, कटुर व्यवस्था और लड़ाई हमेशा इन लोगों में होती ही रहती है, कोई मेल मिलाप इसमें है नहीं। इनका मानना सिंपल वे में यही था। मगर थोड़ा सा कहानी इसी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कहानी ऐसा है कि अभी हम आप लोग को बताए आर्काइव क्या, आर्काइव आखिर क्या होता था, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से, तहसील के जो दफ्तर कलेक्टर हुआ करते थे, मैंने आपको बताया क्या कि तहसील के दफ्तर कलेक्टर दफ्तर, आप लोग भी क्या बनोगे, कलेक्टर ही बनोगे ना, ठीक है ना। जो तहसील के दफ्तर कलेक्टर हुआ करते थे, तहसील के दफ्तर कलेक्टर हुआ करते थे, कमिश्नर के दफ्तर कलेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि प्रांतीय सचिवालय के कचहरी, ठीक है ना। इन सब का रिकॉर्ड, जहाँ पे इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता था ना, उसी को हम लोग क्या कहते थे, आर्काइव कहते थे, ठीक है ना। कहा जाता है कि एक रूप से सुलेखन विष हुआ करते थे, क्योंकि वहां पे छापने की तो कोई मशीन थी नहीं, छापने की मशीन थोड़ी ना इतना जल्दी विकसित हो गया था। तो वहां पे सुलेखन विष हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह सावधानी पूर्वक, मतलब जैसे कि कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसी को मैंने लिखा है और इसी को कोई आएगा और एकदम राइटिंग उसी का, लेकिन सावधानी पूर्वक एक एक भाषा को समझ के एक एक बिंदु को यहाँ पे उतार देगा, ठीक है ना। सुलेखन भी जो सुंदर तरीके से लिखेगा और लिख देगा एक से दूसरी जगह, उसी को सुलेखन भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत पता है कब हुई थी, 19वीं सदी के शुरुआत सालों में, ठीक है ना। 19वीं सदी के शुरुआत सालों में क्या हुआ था, सुलेखन बीज का स्टार्टअप हो गया था, ठीक है ना। आगे देख लेते थोड़ा सा। और इनका जो मानना था ना, क्या नाम है, जेम्स मिल का, वो कहता था कि भारत में पहले क्या था, मध्यकाल था। अब जब हम लोग आ गए ना तो यहाँ पे क्या आ गई, आधुनिक काल आ गई, ठीक है ना। मतलब समझिए कितना बेचारा वो उसमें जीता था, एकदम टेंशन में कि भारत में कोई चीज था ही नहीं, ठीक है ना। जब तक था ही नहीं तो रुका क्यों, फिर तुझे रुकना ही नहीं चाहिए, सिंपल बात है ना। आया देखा कुछ तभी तो रुका। आगे देखते हैं।
सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजी का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश के नक्शा का तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह मतलब सर्वेक्षण क्या मतलब ये जांच चेक करने लगे। चेक मतलब जांच करने लगे कि अगर इस पे हम शासन करेंगे तो हम पूरी तरीके से इसको जान लेंगे। उससे मतलब खेतों का भी सर्वेक्षण करने लगे, कहाँ पे कौन सा खेत अच्छी है, कहाँ पे कौन सी भूमि कृषि अच्छी हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजी की राय से किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। जो 19वीं सदी के आखिरी तक हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके में व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर लेती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण तथा वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण में भी किए गए हैं, ठीक है ना। आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हमें कुछ पता लगा सकते हैं कि फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी सरकारी कार्य ही थी। अब 1857 की जब आप लोग पढ़ोगे इसको 5वां चैप्टर में, ठीक है ना, अभी नहीं है, बस इसकी थोड़ी सी एक कहानी दी है कि देखिए मतलब कितने सारे लोग यहाँ पे सोना चांदी गिरा हुआ है, तो कितना लोग इसको चुनने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे हो रहा है, वही कहानी दे। तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हम इसमें हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर दी कई जगह दिखने को मिलती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों में नजर विद्रोह मतलब समझा जाए तो जो विद्रोह करते थे ना जिसके तरह से, वो अंग्रेजों की नजर में क्या था? एक लालची था, ठीक है ना, कि जो भी नीचे गिरा हुआ है वो सबको क्या करेंगे, हम लूट लेंगे, खसोट लेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस हिसाब से इसमें कहा जाता है। बस ये चैप्टर काफ़ी छोटी थी, ये चैप्टर ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि आज ये छोटा सा चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर जो कल होगा ना, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता किस तरीके से फैली। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि चलो हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, हम यहाँ पे शासन नहीं करेंगे, शासन आप ही लोगों का रहेगा, बस हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे वो लोग टैक्स नहीं देंगे, वो क्या कर, वो बेचारा अपना जो रानी थी वहाँ की उससे आज्ञा लिया है कि चलो अगर हम लोग जा रहे हैं व्यापार करने तो कहीं और से नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे व्यापार करने हमारा ही वर्चस्व वहाँ पे चलना चाहिए। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है आप जाओ, हम नहीं भेजेंगे किसी को, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो लोग आए व्यापार करने के लिए, व्यापार का ही उनका उद्देश्य था। बाद में जब 1857 का विद्रोह हुआ ना, उसके बाद ही उनका मूड चेंज हुआ और उसके बाद ही वो सत्ता उता के बारे में सोचने लगे। तो उससे पहले उनका मानना था कि चलो हम उस पर व्यापार करेंगे, अच्छी तरीके से शासन मतलब नहीं चलाएंगे, शासन उन्हीं के हाथ में रहेगा, बस हमारा काम रहेगा लूटना, ठीक है ना। लूटने के हिसाब से आए थे वो, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हुआ होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियोज़ मैं आप लोग को डालूँ सबसे पहले आप लोग तक पहुँच ही जाए, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज की चैप्टर काफ़ी छोटी थी तो ज़्यादा हमारा टाइम ऑक्यूपाई नहीं हुआ, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।